हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके सर। आज मैं आपके सामने डिस्कस डिस्कस करने जा रहा हूँ सी सेट का सिलेबस। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं या जो हमें कोर्स कंप्लीट करना है उसका हमारा सिलेबस क्या है। तो उसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि सी सेट का सिलेबस क्या है और हमें कितना पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सी सेट में सी सेट में हमारे 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग के रिगार्डिंग। ओके, दूसरा जो हमारा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा मैथ्स से, और तीसरा जो हमारा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन से। ओके, रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, मैथ्स को हिंदी में बोलते हैं गणित, और कॉम्प्रीहेंशन को इंग्लिश में बोलते हैं गद्यांश। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी सेट में हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा रीजनिंग से रिलेटेड। मैं आपको आगे रीजनिंग के जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो भी सारे बताऊंगे, कौन कौन से रीजनिंग में टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होता है मैथ्स। मैथ्स के आने वाले सभी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। और तीसरा हमारा हो गया कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम गद्यांश कहते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, बहुत छोटी सी हिस्ट्री कर लेते हैं कि सी सेट हमारा कब से आया, और ये पहले स्कोरिंग था फिर क्वालिफाइंग बना। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि 2011 में हमारा 2013 तक जो सी सेट था, जो हमारा सी सेट था वो स्कोरिंग मार्क्स था। यानी कि आपकी मेरिट में इसके मार्क्स काउंट होते थे 2011 से लेके 2013 तक। उसके बाद 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, तब जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन था उसको हमारा हटा दिया गया। ओके, इसके साथ साथ इसमें हमारा एक डिसीजन मेकिंग था, उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग वाला था उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद 2015 में सी सेट को स्कोरिंग की बजाय क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। यानी कि आपको केवल ये पेपर क्वालिफाई करना था, ना कि इसमें हमारी मेरिट आनी थी। यानी कि इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ने थे। जैसा कि हमारा सी सेट का जो एग्जाम होता है वो पूरा 200 मार्क्स का होता है, और क्वालिफाइंग नेचर का ये सी सेट जब हमारा हुआ तो हमको केवल 66 मार्क्स चाहिए होते हैं। 66 का मतलब हो गया 33% मार्क्स। ओके, this marks is required to qualify the exam only. This marks will not be add as a merit. ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश करी कि 2011 से 13 तक सी सेट हमारा स्कोरिंग नेचर का था। फिर 2014 में इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और डिसीजन मेकिंग को हटा दिया गया। 2015 में इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं 200 मार्क्स में से हमको 66 मार्क्स चाहिए थे, यानी कि 30% मार्क्स। ओके, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा गणित बताता हूं कि अगर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आते हैं और कितने चांस आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप सेलेक्ट होंगे। तो मैं एक छोटा सा गणित है इस बेसिस पे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए, मान लीजिए आप एग्जाम में 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ओके, 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, या आप एग्जाम में 60 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस हमारे सेलेक्ट होने के किस में रहेंगे, 40 वाले में रहेंगे। ओके, हमारे 40 वाले में रहेंगे, 50 वाले में रहेंगे, या 60 वाले में रहेंगे। चलिए हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए अगर हम 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ओके, और उसमें से हमारे 1/3 क्वेश्चन, या हम ये कह लें कि 10 क्वेश्चन हम उसमें से गलत कराए। ओके, 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 40 में से अगर हम 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो हमारे पास 30 क्वेश्चन बचे। ओके, और सी सेट में क्या होता है, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 3 रॉन्ग क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो एक जो सही क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपने ये रॉन्ग क्वेश्चन करे तो 10/3 यानी कि 9 हुआ। ओके, सॉरी 3 हुआ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आपके कितने बचे क्वेश्चन, 27, और आपको
पास होने के लिए भी 27 क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ओके, आप कितने करके आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में? 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और आप जो है 1/3 क्वेश्चन आप इसके गलत कर रहे हैं। 1/3 का मतलब हो गया अराउंड 15 क्वेश्चन। ओके, आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तब आपके कितने बचे? 35। ओके, अब 35 में अब आपके 35 बचे और यहाँ पे जो आप 15 क्वेश्चन गलत करे तो बटे 3 करके 5 क्वेश्चन आपके सही वाले और गलत हो जाएंगे, तो आपके कितने बचे? 30 क्वेश्चन बचे। ओके, 27 क्वेश्चन आपको पास क्वालिफाई होने के लिए करना है। ओके, और आपके अभी कितने बच रहे हैं? 30। अब मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं, मान लीजिए 60 क्वेश्चन करके आते हैं और उसमें से 1/3 यानी कि आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यानी कि 40 और 20/3 अगर हम इसका करें तो अराउंड हम मान लेते हैं 7। ओके, वैसे तो 3×6 = 18 तो हम इसको अराउंड 7 मान लेते हैं मोटा मोटा। तो 40 में 7 गए तो आपका कितना बच रहा है? 33। ओके, क्वालिफाइंग के लिए आपको कितना चाहिए? 27। ओके, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखें तो 40 अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपके केवल 50% चांस रहते हैं, यानी कि 50% चांस ही पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। मान लीजिए अगर आपका एक क्वेश्चन गलत ज्यादा हो गया तो वहीं आप कट ऑफ से नीचे हो जाएंगे, यानी 27 से नीचे आ जाएंगे। दिस वन इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि इसमें जो हमारे चांसेस रहते हैं वो 75% के हमारी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि 27 हमें पास होने के लिए चाहिए और हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन, जबकि हम 1/3 क्वेश्चन गलत भी करके आ रहे हैं। अगर इसमें हमारे 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गए फिर भी हमारे चांसेस क्या रहते हैं? इस अगर हम 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 75% की हमारी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और अगर आप इतने अच्छे हैं कि आपकी मैथ्स भी अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा है और आप 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और अगर उसमें 1/3 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके 100% चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। क्यों? क्योंकि इसमें मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन करके आए, 20 1/3 गलत करे, 40 और -7 यानी कि 1/3 मार्क्स और कटा तो आपके 33, यानी कि पास होने के लिए 27 चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए और आपके कितने आ रहे हैं? 33। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एग्जाम में 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 100% चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 75% चांसेस है और अगर 40 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो केवल 50% चांसेस है। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ये एक तो आपके कम समय में, या आप ये मान लीजिए आप क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं या 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, राइट? तो ये हमारी एक बेस्ट अप्रोच रहती है। सी सेट को सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चनों को मिनिमम से मिनिमम अटेंड करना है ताकि हमारा जो है एग्जाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए अब जो मेरा मेन टॉपिक है सी सेट का सिलेबस, उस पर हम आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके सामने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा। ओके, रीजनिंग के सिलेबस में अगर जो हमारे पार्ट्स आते हैं मैं उसको लिख लेता हूं। एक आता है हमारा GMA, इसकी फुल फॉर्म हो गई जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, दूसरा हमारा पूछा जाता है AR से, यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग। तीसरा हमारा पूछा जाता है LR से, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। और जो हमारा चौथा पार्ट है वो है हमारा NVR, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, चलिए अब देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए, पहला टॉपिक इसमें हमारा पूछा जाता है कैलेंडर का। ओके, दूसरा पूछा जाता है इसमें हमारा घड़ी का। तीसरा हमारा इसमें पूछा जाता है दिशा परीक्षण का। आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा जो हमारा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। जो हमारा पांचवा इसमें टॉपिक आता है वो होता है हमारा नंबर सीरीज।
इसमें अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा अरिथमेटिक रीजनिंग। इसके बाद इसमें पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद पूछा जाता है इसमें रैंकिंग। और जीएमए का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा वेन डायग्राम। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं। चलिए एआर में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक पूछा जाता है हमारा पजल का। ओके, दूसरा टॉपिक इसमें हमारा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, तीसरा टॉपिक इसमें पूछा जाता है कंपैरेटिव स्टडी। चौथा टॉपिक जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। पांचवा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्लड रिलेशन। ओके, अब हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मेरी वीडियो सीरीज में आपको ये बहुत सरल तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। इसमें पहले जो टॉपिक है वो होता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ओके, दूसरा टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ओके, तीसरा टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। चौथा टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और इसमें पांचवा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होता है वो होता है सिलोजिज्म। ओके, अब मैं बात करता हूं एनवीआर में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक पूछा जाता है पासे का। दूसरा टॉपिक पूछा जाता है घन घनाभ का। तीसरा टॉपिक पूछा जाता है चित्रों की गणना। चौथा टॉपिक इसमें पूछा जाता है चित्र श्रृंखला। पांचवा टॉपिक इसमें पूछा जाता है पेपर कटिंग। और छठा टॉपिक इसमें पूछ लिया जाता है मिरर एंड वाटर इमेज। ओके, अब मैं एक बार आपको बहुत जल्दी जल्दी इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसा कि मैंने बताया रीजनिंग में हमारे 4 टॉपिक मेन है। पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा है हमारा लॉजिकल रीजनिंग और चौथा है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग। जीएमए में हमारे कैलेंडर, घड़ी, दिशा परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग। ओके, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, वेन डायग्राम पूछा जाता है। एआर में हमारे पास पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, कंपैरेटिव स्टडी है, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और पांचवा है हमारा ब्लड रिलेशन। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड फिफ्थ वन है सिलोजिज्म। ओके, और जो हमारा चौथा एनबीआर है उसमें हमारा पासा, घन घनाभ, चित्रों की गणना, चित्र श्रृंखला, पेपर कटिंग एंड मिरर एंड वाटर इमेज। ये हमारा टोटल जो सिलेबस रहा वो रहा हमारा रीजनिंग का। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम जल्दी से 2 मिनट में मैथ्स का सिलेबस और देख लेते हैं कि यूपीएससी के मैथ्स में हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें जो पूछा जाता है वो है हमारा नंबर सिस्टम का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सालों में, और जो पिछले साल है उसमें भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सालों में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज का। तीसरा टॉपिक जो है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। चौथा टॉपिक जो है वो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का। पांचवा टॉपिक इसमें हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। छठा टॉपिक है इसमें हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। सातवां टॉपिक है इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी।
8वां जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, 9 टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा टाइम एंड वर्क। 10वां टॉपिक इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो है टाइम एंड डिस्टेंस। 11वां टॉपिक जो इसमें हमारा पढ़ाया जाएगा वो है हमारा पाइप एंड सिस्टम। 12वां टॉपिक जो इसमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, 13 टॉपिक जो इसमें हमारा है वो है हमारा एलिगेशन। 14 टॉपिक जो इसमें हमें पढ़ाया जाएगा वो है एवरेज। और लास्ट में हमारा 15 में हम रख लेते हैं अपना विविध। यानी कि मैथ्स में हमारे टोटल 15 टॉपिक हो गए। एक बार मैं जल्दी से इसका आपको क्विक रिवाइज करा दूं। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक है बट नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको वीडियो सीरीज में एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। दूसरा जो है हमारा इसमें परसेंटेज है। तीसरा प्रॉफिट लॉस। चौथा एलसीएम एचसीएफ। पांचवा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, एवरेज और विविध। यानी जो हमारे टॉपिक अगर एक दो रह जाएंगे वो हम विविध में पढ़ा देंगे आपको। ओके, तो आपने ये देखा कि सी सेट में हमारा रीजनिंग से जीएमए, एआर, एलआर, एनवीआर आता है और मैथ्स में इस तरीके से हमारे 15 टॉपिक आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको सिलेबस पूरा समझ में आएगा क्योंकि पढ़ने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और आज मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करी है और ये सब चीजें मेरी वीडियो सीरीज जो समय करेंटली यूट्यूब पे चल रही है उसमें सारे टॉपिक्स धीरे धीरे 1 बाय 1 में कवर कराऊंगा। अराउंड 70 लेक्चर लगेंगे जिसमें मैं लगभग 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप उस वीडियो सीरीज को जरूर देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।